आज हमारे साथ एक बार फिर भारत के उस राज्य से जहां सिवाय इन खबरों के कि आज 5 दहशतगर्दों को मार दिया गया या सेना के जवान मारे गए या उन आतंकवादी जो पाकिस्तान से आते हैं जिनके चाहने वाले और जिनको तमाम किस्म की मदद करने वाले कश्मीर के अंदर जो लोग हैं, वहां के पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, जम्मू कश्मीर में खासतौर से जो जम्मू का हिस्सा है उसको किस तरीके से नेग्लेक्ट किया गया 70 सालों में और आज भी शायद वो हो रहा है। मेरे साथ जम्मू कश्मीर के मेरे छोटे भाई और युवा लॉयर जिन्होंने कई लड़ाई अपने कोर्ट के माध्यम से लड़ी और उनको जीता, लेकिन जब जब मेरी उनसे बात होती है मुझे ऐसा लगता है कि उनकी तमाम सारी लड़ाई, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने छोटे छोटे इंटरेस्ट के चलते उन लड़ाई को किस तरीके से सबोटाज करती हैं। चाहे उन्होंने जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक का दर्जा दिलाने की बात कही हो, चाहे वो डोगरा हो, सिख हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, वो उनको आज तक नहीं मिला, जबकि वहां वो हाई कोर्ट से चुनाव वो जीत भी गए। उसके अलावा एक बहुत बड़ा वहां घपला हुआ, किस तरीके से रोशनी के नाम पे एक प्रोजेक्ट बना और वहां किस तरीके की अब्दुल्ला और मुफ्ती और तमाम वो लोग मिलकर उन्होंने कैसे सरकारी जमीन को हड़पा, जंगल की जमीन को हड़पा। और अब इसके अलावा अभी हाल में कुछ इस तरीके की खबरें भी आई कि जो रोशनी एक्ट से रिलेटेड जो चीजें थी उसको शायद जो लोग वहां इस जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं या तो वो उनको गायब कर रहे हैं या उनको जला रहे हैं या कुछ खोने का बहाना हो रहा है। तो ये तमाम सारी चीजें आती हैं और इसके ऊपर एकजुट जम्मू कश्मीर जो एक वहां की पॉलिटिकल पार्टी है जिसके सदर, जिसके अध्यक्ष अंकुश शर्मा साहब हैं और युवा हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवाद की तरफ से या राष्ट्रवाद को लेकर के जब ऐसे युवा आगे आते हैं और अपने प्रोफेशन के साथ साथ राष्ट्र के बारे में चिंता करते हैं, उस क्षेत्र के बारे में चिंता करते हैं जिसने पूरे भारत के अंदर आतंकवाद दिया, वो पॉलिटिकल आतंकवाद भी दिया और वो मजहबी आतंकवाद भी दिया, और किस तरीके से सरहद पार के लोगों से उनके संबंध हैं और वो भारत की दिल्ली सरकारों को ब्लैकमेल भी करते रहे हैं। वो अलग अलग चाहे दिल्ली में सरकारें हों या वो ब्लैकमेल करते रहे या ब्लैकमेल शायद दिल्ली होती रही है, ये बहुत बड़ी बारीक सी लाइन है और दिल्ली का जो रोल वहां होना चाहिए उस पर सवाल उठते रहे हैं। धारा 370 भी हटी और 35 भी हटी, और जब धारा 370 हटी तो ये था कि वहां जिस तरीके से कोई 5 लाख के आसपास जो पाकिस्तान से लोग वहां आए थे और पिछले 70 सालों से रह रहे थे और उनको 370 और 35A की वजह से नागरिकता नहीं मिल रही थी, तो क्या 370 हटी हुए आज एक लंबा वक्त हो गया, 35A हटे एक लंबा वक्त हो गया। तो उसमें दो हैं, एक तो जो पाकिस्तान से आए थे क्या उनको नागरिकता दे दी गई, और जो आर्टिकल 35A के माध्यम से वहां जो दलित थे 200, उनकी काफी बड़ी गिनती थी, उसमें बड़े युवा खिलाड़ी भी मौजूद थे, क्या उन दलितों को उनका स्टेटस मिल गया, क्या राज्य में SC/ST कानून लागू हो गया, क्या संसद के और विधानसभा के अनुसार जो SC/ST का कोटा होता है क्या वो वहां लागू हुआ। आज मेरा ख्याल है कि साल 1.5 साल से ऊपर हो गया वहां जम्मू कश्मीर में ये दोनों धाराओं को हटे हुए। तो जमीनी स्थिति क्या है, इसके साथ साथ अभी जो खबर आई है कि जो कठुआ रेप केस था जिसमें किस तरीके से पूरा पॉलिटिकल एजेंडा था वहां के लीडर का, उसके ऊपर कोई लेटेस्ट कुछ डेवलपमेंट हुआ है। SIT के गठन की बात थी और उसके बाद में फिर वो शायद उसको आगे बढ़ाने की बात थी, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा अंकुश शर्मा साहब से। तो पहले तो अंकुर भाई मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप एक ऐसे सूबे में रह रहे हैं जहां दुधारी तलवार है। आप कहते हैं कि आपके लोग यानी आपकी वो सरकार जिसे आप अपनी मानते हैं, चाहे वो दिल्ली में हो या राज्य में हो, वो आपकी बात नहीं सुनती, वो तमाम कानून की लड़ाइयां जो आप लड़के जीतते हैं उनको एकदम डिमोलिश कर देती है या उसमें धीरे कार्रवाई करती है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि आप दो तरफ लड़ रहे हैं, एक राष्ट्र विरोधी ताकतों से, पाकिस्तान परस्तों से, जिहादियों से लड़ रहे हैं, और एक वो लोग जिन्हें शायद आप अपना मानते हैं, उनको लगता है कि आपको लगता है कि चलो कम से कम ये हिंदुस्तान के लोग हैं, हमारी बात करें। लेकिन आपका जो जमीन पे जो आप काम कर रहे हैं उसमें किस तरीके से जो आज वहां हालात है, क्या क्या रुकावटें आ रही हैं, और क्यों ये मानसिकता है कि राष्ट्रवादी फोर्सेस जब भी वहां ताकतवर होती हैं तो वो कौन ताकतें हैं जो स्टेट विद इन स्टेट का काम करती हैं और उनको कमजोर करती हैं। और मैं तो ये मानता हूं कि जो जो स्टैंड आपने लिया है वो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लोगों का स्टैंड जो है मैं समझता हूं लेने की हिम्मत नहीं है। दूसरी बात यह है कि वहां जो हिंदुओं की राजनीति करते हैं, जो हिंदुओं की वोट की बात करते हैं, वहां के सारे नेता मुझे लगते हैं सड़े गले टाइप के नेता हो चुके हैं, वही सड़ी सड़ाई बातें करते हैं, वही महबूबा मुफ्ती के पीछे भागते हुए नजर आते थे, वही स्कूटर की स्टेपनी पे बैठते नजर आते थे, और अब वो लगा यकायक महबूबा मुफ्ती के खिलाफ बोलने लगे। क्या जम्मू में युवाओं का अभाव है?
क्या जम्मू के अंदर या हिंदू लीडरशिप के अंदर नई सोच, नया खून वहां नहीं है जो तर्कों पे, लॉजिक पे, रीजन पे बात करे? इसका अभाव है, या वो लोग ऐसे युवाओं को आगे नहीं आने देना चाहते कि उनकी जो दाल रोटी है, जो उनकी राजनीतिक सियासत है या राजनीतिक उनके एजेंडे हैं, वो बाहर से कुछ अंदर से कुछ ये सब करते रहते हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में बड़ा गुस्सा भी है और अलग अलग खबरें भी आती हैं। इस पूरे पस मंजर में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं कि आप पहले अपना पॉइंट रखें कि आज वहां लेटेस्ट क्या स्थिति है, क्योंकि चुनाव सर पर है, और आपको किन किन खतरों का और किन किन चीजों का इस बात का डर है कि जो लड़ाई आप लड़ते हैं लीगली, उसको किस तरीके से वहां सरकार में बैठे हुआ जो एपरेटस है उसको डिमोलिश करता है। तो हम अंकुश शर्मा साहब से बात करते हैं, जो एकजुट जम्मू के अध्यक्ष हैं, और ये एक युवा हैं और इनकी पार्टी भी युवा है, और मेरी दुआएं और ख्वाहिशें इनके साथ हैं कि इनकी पार्टी के लोग जीतें, ताकि जम्मू कश्मीर में तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ देश विरोधी ताकतें जो जीत के विधानसभा में आती हैं उनका ये जवाब दें। अंकुश शर्मा जी, आप अपनी बात रखिए। धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। देखिए, मैं आर्टिकल 370 और 35 से शुरू करूंगा ताकि हमें समझ आ सके कि इस समय की परिस्थिति जैसी बनी है जम्मू कश्मीर में वो क्यों है, क्यों राष्ट्रवादी ताकतों को यहाँ पे सेकेंड क्लास होस्टेज, एनस्लेव्ड, सब्जुगेटेड कंडीशन में रखा जाता है, क्यों राष्ट्रवादी होना जम्मू कश्मीर में एक डिसइंसेंटिव की बात है, प्रो सेपरेटिस्ट होना, अलगाववादी होना, उस पे इंसेंटिव्स क्यों हैं। तो देखिए, 370 और 35 से भारत के संविधान के वो अनुच्छेद थे जो भारत की धरती के अंदर, भारत की सेक्युलर टेरिटरी के अंदर एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट का निर्माण करते थे। 370 और 35 से यह सुनिश्चित करते थे कि जम्मू कश्मीर चूंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है पूरे भारत संघ में, इस आधार पे इस स्टेट पे भारत का संविधान लागू नहीं होगा। भारत का संविधान कह लीजिए या इनफिडल काफिर संविधान कह लीजिए, चूंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इनफिडल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस स्टेट पे लागू नहीं होगा। चूंकि ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए इस स्टेट का अलग झंडा होगा, अलग संविधान होगा, स्टेट विद इन स्टेट, और आधार था मुस्लिम सब नेशनलिज्म। वही आधार था जिस आधार पे पाकिस्तान का भी निर्माण किया गया था, यानी टू नेशन थ्योरी। यानी पाकिस्तान बनने की प्रक्रिया 1947 में खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान बनने की प्रक्रिया को 1947 में एक पाकिस्तान बना के एक साइड पे कर दिया गया, और दूसरे पाकिस्तान का निर्माण भारत के संघ के अंदर ही, भारत की टेरिटरी के अंदर ही जम्मू कश्मीर नामक एक रियासत क्रिएट करके, प्रोटेक्टेड एंड नरिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस नेमली आर्टिकल 370 और 35A, उसके बीज रोप दिए गए। यानी यू हैड अ पाकिस्तान विद इन द सेक्युलर टेरिटरी ऑफ इंडिया। एक पाकिस्तान का निर्माण 1947 में पुनः शुरू होना हो गया। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 और 35A को खत्म कर दिया गया। पुष्पेंद्र जी, आप जानते हैं आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करने के लिए एकजुट जम्मू ने कितना संघर्ष किया। आप स्वयं भी उन बड़ी बड़ी सभाओं का हिस्सा रहे हैं हमारे साथ, जिन सभाओं में हजारों की संख्या में लोग आए और पहली बार एक ऐसा नैरेटिव, एक ऐसी एक्सप्लेनेशन 370 और 35A को लेकर दी जाती थी। आप साक्षी हैं उन प्रोग्राम्स के, आपने पार्टिसिपेट किया है उन प्रोग्राम्स में जो एकजुट जम्मू ने ऑर्गेनाइज किए, जो संघर्ष एकजुट जम्मू ने जम्मू की धरती पे किया 370 और 35A के खिलाफ। और फिर सुप्रीम कोर्ट में तो 35A के खिलाफ आप थे ही, एकजुट जम्मू भी एक इंटरवीनर के तौर पे 35A के खात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट में था। तो उसके बाद 370 और 35A पार्लियामेंट के माध्यम से सरकार ने खत्म किया। जिस तरीके का माहौल बना, जिस तरीके का दबाव बना, जब भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती थी, जिस तरीके की एक गैल्वनाइजेशन हो जाती थी पूरे भारत में, अल्टीमेटली ध्वस्त हुआ। लेकिन आर्टिकल 370 और 35A एब्रोगेट करने के बाद इस इस्लामिक स्टेट, इस नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक स्टेट का केवल लीगल ढांचा तोड़ा गया, यानी डी ज्यूरे इस्लामिक स्टेट को ध्वस्त किया गया। डी फैक्टो इस्लामिक स्टेट अभी भी एग्जिस्टेंस में है। आर्टिकल 370 और 35 जिस दिन खत्म किया गया था, एकजुट जम्मू ने सरकार को यह चेताया था कि यह केवल पहला कदम है, आपको 10 कदम और आगे बढ़ाने हैं। इस इस्लामिक स्टेट के जो स्ट्रक्चर्स हैं
जो स्टेट एपरेटस पे इस्लामिस्ट का कब्जा है, इस स्टेट एपरेटस में जो इस्लामिस्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क्स प्लांट किए गए हैं, फॉर्मुलेशंस प्लांट की गई हैं, स्टेट प्रेफरेंसेस जो डिफाइन की गई हैं कलेक्टिवली, जिसे आप डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट कहे, उसे भी आपको ध्वस्त करना पड़ेगा। उसके लिए दसियों कदम आपको उठाने हैं। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन देखने को मिली कि आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के बाद सरकार उस दिशा में बढ़ने लगी जिस दिशा में जाके सरकार 370 और 35A को बैकडोर से री एंटर कर दे। सरकार ने 370 और 35A की एब्रोगेशन को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के बजाय रिवर्स डायरेक्शन में अपनी यात्रा शुरू करके बैकडोर से 370 और 35A को रीइंट्रोड्यूस करने का काम किया। पहली इंस्टेंस आते ही कश्मीरी लीडरशिप की डिमांड पे डोमिसाइल का कानून इंट्रोड्यूस कर दिया। भाई, आर्टिकल 35A से भारत संघ के नागरिकों को यही तो समस्या थी कि जम्मू कश्मीर में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं पा पाता, जम्मू कश्मीर में कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, लैंड नहीं खरीद सकता, अपने बच्चों को सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं करवा सकता। यही तो समस्या थी। आर्टिकल 35A यही तो प्रोवाइड करता था। यहां की विधानसभा को ऐसा कानून बनाने की क्षमता देता था कि अगर वो कानून भारत के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट करे तो भी किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उस कानून को चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी यहां की विधानसभा को आर्टिकल 35A इंडियन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को रिव्यू करने की पावर भी प्रोवाइड करता था। तो इन्होंने 35A तो खत्म किया, लेकिन उसके चंद महीनों के बाद कश्मीरी लीडरशिप, इस्लामिस्ट लीडरशिप के दबाव में आके डोमिसाइल का कानून इंट्रोड्यूस कर दिया। 15 साल का समय है। आज की डेट में भी यहाँ पे जमीन और नौकरियां बाहर का व्यक्ति, हमारे देश का नागरिक नहीं खरीद सकता। डोमिसाइल बनवाने की जो कंडीशंस हैं वो इतनी स्ट्रिंजेंट हैं कि आपका नहीं बनेगा। 15 साल तक व्यक्ति को इंतजार करना पड़ेगा। हिंदुस्तान की नागरिकता अगर किसी विदेशी को लेनी है तो 11 साल में नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के जरिए ले सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में चूंकि ये डोमिसाइल कानून आ गया तो ये 35A से भी खतरनाक और स्ट्रॉन्ग आप मान लीजिए, ऐसा इन्होंने एक लीगल स्ट्रक्चर यहां पे खड़ा कर दिया। तो पहला कदम उठाया 35A और 370 को बैकडोर से रीएंटर करने में। दूसरा कदम 370 और 35A इसलिए खत्म करना आवश्यक था क्योंकि अलगाववाद को बढ़ावा देता था, क्योंकि 370 और 35A इस इस्लामिस्ट रेजीम को नरिश करता था, प्रोटेक्ट करता था। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी थी कि ये डोमेन, स्पेशल डोमेन, एक इस्लामिस्ट डोमेन की तरह ही चलेगा। तो ये माना जाता था कि जम्मू कश्मीर में जो राष्ट्रवादी समाज बैकफुट पे है, जम्मू कश्मीर में नेशनलिस्ट पॉपुलेशन जो ह्यूमिलिएशन फेस कर रही है, जम्मू कश्मीर में जो पावर सेंटर कश्मीर में स्थापित है, जम्मू कश्मीर में जो चीफ मिनिस्टर बनता है वो अलगाववादी बनता है, अलगाववादियों का समर्थक बनता है, अलगाववादियों द्वारा स्टैम्ड व्यक्ति लगता है, वही पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में सत्ता हासिल कर पाती है जो प्रो सेपरेटिस्ट हो। तो इस निजाम में कुछ चेंजेस आएंगे। यानी 370 और 35A के खात्मे के बाद पावर सेंटर कश्मीर से हटके जम्मू संभाग में आएगा, राष्ट्रवादी समाज के पास आएगा। तो आप देखिए, उस पर्पस को भी डिफीट करने के लिए, इस उद्देश्य को डिफीट करने के लिए भारत सरकार ने क्या निर्णय लिया कि जम्मू कश्मीर में जो नया चुनाव अब करवाया जाएगा, यह नया चुनाव करवाने के लिए डिलिमिटेशन करवाई जाएगी, यानी सीटों का पुनर्गठन किया जाएगा। कौन सी सीटें? विधानसभा की सीटें। एमएलएज की जो सीट हैं उन्हें रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, उनका परिसीमन किया जाएगा, डिलिमिटेशन की जाएगी। तो सरकार ने निर्णय लिया कि ये जो डिलिमिटेशन की जाएगी ये 2011 के सेंसस के आधार पर की जाएगी। अब 2011 के सेंसस के आधार पर एकजुट जम्मू ने जितनी लड़ाई लड़ी है वो सब पब्लिक डोमेन में है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी मजबूर हो गई ये पोजीशन लेने में कि 2011 का सेंसस फ्रॉड और फज्ड है। मुसलमानों की पॉपुलेशन, कश्मीर वैली की पॉपुलेशन गलत तरीके से बढ़ाई गई है। तथ्यों के साथ जब हमने पब्लिक डोमेन में ये सब अपनी बातें रखी तो भाजपा को भी ये आधिकारिक तौर पे लिखित रूप में डिलिमिटेशन कमीशन को देना पड़ा कि 2011 का सेंसस फ्रॉड और फज्ड है, एंटी नेशनलिस्ट है, एंटी जम्मू है और गलत तरीके से कश्मीर को पावर बैलेंस में, ये इस पावर स्पेक्ट्रम में डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर देता है गलत आधार पे।
हमारी डिमांड थी कि 2021 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवाई जाए, अगर करवानी भी है। लेकिन भारत सरकार ने यह तय किया, चूंकि 370 और 35A को रिवर्स या बैकडोर से रिंट्रोड्यूस करने की प्रक्रिया चल रही है, इन्होंने ये कहा कि हम 2011 के सेंसस के आधार पर ही करवाएंगे। रिजल्ट, सत्ता पुनः कश्मीर में ही केंद्रित रहेगी। रिजल्ट, चीफ मिनिस्टर वही प्रो सेपरेटिस्ट व्यक्ति बनेगा, क्योंकि अगर सेंसस कश्मीर के फेवर में है गलत तरीके से, नंबर्स उनके अधिक हैं, तो अधिक सीट्स कश्मीर को मिलेंगी। जम्मू संभाग जो राष्ट्रवादी समाज है, संभाग है, यहाँ का समाज जो राष्ट्रवादी समाज है, वो पुनः डिसएम्पावर्ड रहेगा। तो ये दूसरा तथ्य। तीसरा, 370 और 35A, क्योंकि मैंने बताया कि एक इस्लामिस्ट डोमेन की तरह जम्मू कश्मीर को निर्मित करता था, इसलिए जम्मू कश्मीर में लैंड जिहाद या डेमोग्राफिक असॉल्ट, हिंदू बहुल क्षेत्रों को हिंदू माइनॉरिटी क्षेत्र में कन्वर्ट करना, मुसलमानों को वहां पे बैठा के, जमीनों पे बैठा के, स्थापित करके, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसेस रहा। जम्मू कश्मीर में अभी भी लैंड जिहाद या डेमोग्राफिक असॉल्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसेस ही है। अब मैं किस आधार पे ये कह रहा हूं, देखिए सुनिए। स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसेस था, यानी स्टेट अपरेटस ही इस्तेमाल किया जाता था जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए। तो कैसे? कानून बना के। कौन सा कानून बना के? J&K स्टेट लैंड्स वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट, जिसे पॉपुलरली रोशनी एक्ट के नाम से जाना जाता है। कानून बनाया गया जम्मू कश्मीर की विधानसभा में, स्टेट इंस्ट्रूमेंटेलिटीज के जरिए कानून बनाया गया कि जम्मू संभाग में, जम्मू कश्मीर में जो स्टेट लैंड है, सरकारी भूमि है, वो उसके एनक्रोचर को दे दी जाएगी। और बड़ी संख्या में हिंदू डोमिनेटेड एरियाज में रोशनी एक्ट के माध्यम से बहुत बड़ा भूभाग मुसलमानों को दे दिया गया, सरकारी जमीन का, गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से। इस कानून को मैंने चुनौती दी 2014 में इन PIL टाइटल्ड अंकुर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ J&K एंड अदर्स, PIL 41/2014। 6 वर्ष संघर्ष किया। अक्टूबर 2020 में इस कानून को ध्वस्त करवा दिया। इस कानून के तहत किया गया जितना भी आवंटन था वो निरस्त हो गया जी। म्यूटेशन कैंसिल हो गई। हाई कोर्ट ने ये निर्देश जारी कर दिया कि आप ये सारी जमीनें वापस लेंगे। लेकिन राज्य सरकार ने क्या किया? ये डेमोग्राफिक असॉल्ट पे इतना बड़ा प्रहार था, हमने इनका लेजिस्लेटिव टूल, लेजिस्लेटिव जिहाद, उसे ध्वस्त कर दिया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो लोग इस कानून के खिलाफ, इस जजमेंट के खिलाफ गए, उनके फेवर में जाके ये कह दिया कि हम इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, नंबर 1। सेकंड, इस जजमेंट के खिलाफ इसी सरकार ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी, जिस रिव्यू पिटीशन के जरिए सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया कि उन्हें रोशनी एक्ट में पास की गई जजमेंट इंप्लीमेंट ना करनी पड़े, यानी जजमेंट की इंप्लीमेंटेशन को स्टॉल कर दिया, रोक दिया। यानी डेमोग्राफिक असॉल्ट, लैंड जिहाद के प्रोसेस को रिवर्स नहीं किया, उसे आगे ही बढ़ाने का कार्य किया। उसका जो लेजिस्लेटिव टूल हमने ध्वस्त किया था, उस ध्वस्त की चीज को पुनर्जीवित करने का कार्य सरकार ने किया। वैसे ही रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज की जो इलीगल सेटलमेंट्स हैं, जो एक्सक्लूसिवली हिंदू मेजॉरिटी एरियाज में है, वहां से भी उन्हें भगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इनफैक्ट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अराउंड सुंजवा मिलिट्री कैंप, नगरोटा मिलिट्री कैंप, यहाँ पे इन इलीगल मुस्लिम इमिग्रेंट्स को, जो रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज हैं, सरकारी तंत्र ने यहाँ पे स्थापित किया, सरकारी तंत्र ने यहाँ पे बैठाया, अपने दफ्तरों में, अपने एरियाज में इन्हें एम्प्लॉयमेंट तक की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की। इसके अलावा जम्मू संभाग में जितने भी जंगलात हैं, फॉरेस्ट्स हैं, लैंड्स हैं, हमने हाई कोर्ट में रिपोर्ट्स मंगवाई, उन सब पे एक समुदाय विशेष यानी मुस्लिम समुदाय के लोगों को ओवरवेलमिंगली बैठाया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में एक रिपोर्ट दाखिल की गई बाय द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ऑफ जम्मू, तमाम मेंबर्स थे उसके, डिप्टी कमिश्नर। रिवर तवी, रिवर बेड्स पे एनक्रोचमेंट की मैंने बात की, रिवर तवी जिसे मां का दर्जा हासिल है, जम्मू की म्युनिसिपल लिमिट्स में उस रिवर तवी की रिवर बेड पे किन लोगों का कब्जा है? 668 लोगों की लिस्ट बना के हाईकोर्ट के सामने पेश की गई, 667 उसमें से मुस्लिम्स। और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शंस, प्रॉपर कॉलोनीज सेटअप करना, ये सब सरकारी एजेंसीज ने किया।
जम्मू संभाग में एम्स बनना था, एम्स के लिए जो जगह चिन्हित की गई, उस जगह पे हजारों की संख्या में मुसलमानों का इलीगल कब्जा था। सरकार ने उस इलीगल कब्जे को हटाने के बजाय निर्णय यह किया कि इन सब इलीगल एनक्रोचर्स को हम बगल में ही 10-10 मरले के एक एक कनाल के प्लॉट्स काट के देंगे, उनके नाम पे ओनरशिप देंगे, ताकि ये लोग इस जगह को छोड़ दें और हम यहाँ पे एम्स कंस्ट्रक्ट कर सकें। ये भी एक पॉलिसी थी, ये भी एक सरकार की पॉलिसी थी। सरकारी जमीन इस तरीके से भी दी गई और डेमोग्राफिक असॉल्ट को आगे बढ़ाया गया। ये निरंतर अभी चल रहा है। ये सब निर्णय 370 और 35A के खात्मे के बाद के निर्णय हैं। तो माइनॉरिटी राइट्स की आप बात कीजिए। शुरू में आपने सुप्रीम कोर्ट में 2016 में मैं गया, 2018 12 मार्च 2018 में ये जजमेंट करवाई कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को माइनॉरिटी स्टेटस और माइनॉरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। चलिए समझ लेते हैं कि 2018 में 370-35 खत्म नहीं था तो दिक्कतें थी। 370 और 35 खत्म होने के बावजूद भी सरकार ने नॉन मुस्लिम को, हिंदुओं को, सिखों को, जैनों को, बौद्धों को यहाँ पे माइनॉरिटी स्कीम्स के तहत जो बेनिफिट्स मिलते थे वो नहीं देने दी। अभी भी इलीगल तरीके से मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी मुस्लिम समुदाय को जम्मू कश्मीर में ये माइनॉरिटी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। और चूंकि माइनॉरिटी स्टेटस कश्मीर वैली के मुसलमान को हासिल है, इसे इस्तेमाल करके वो यूएन और यूएन एफिलिएट एजेंसीज के जरिए कश्मीर की सेसेशनिज्म की स्ट्रगल को इंटरनेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवा पाता है। क्योंकि यूएन चार्टर के हिसाब से ह्यूमन राइट्स केवल माइनॉरिटी कम्युनिटीज को अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ पे झूठी खबरें लगा के, पुलिस एक्सेसेस की अनरिबटेड एक वन साइडेड वर्जन्स लगा के, वो सबूत इकट्ठे करके, थोड़े बहुत जो मैन्युफैक्चर्ड एविडेंस है वो इकट्ठा करके माइनॉरिटी स्टेटस लेके ये दुनिया के सामने जाते हैं और कहते हैं कि देखिए जम्मू में, कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान जो है वो माइनॉरिटी में है और ये ह्यूमन राइट एक्सेसेस हो रही हैं। इंडिया सिग्नेटरी है ह्यूमन राइट्स का जो चार्टर है यूएन का, तो वायलेशन की कोई भी बात आती है तो इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में वो इंटरफेयर करते हैं। कश्मीरी अलगाववादी मुसलमान की सपोर्ट में यूएन और यूएन एफिलिएट एजेंसीज खड़ी हो जाती है ह्यूमन राइट्स वायलेशन के आधार पे, और इस तरीके से अलगाववाद की स्ट्रगल को इंटरनेशनल सपोर्ट मिलती है। अब ये इनेबलिंग एनवायरनमेंट तो भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण ही है। इंटरनेशनल सपोर्ट जम्मू कश्मीर की अलगाववाद की स्ट्रगल को अगर है तो इसलिए है क्योंकि भारत सरकार ने माइनॉरिटी स्टेटस मेजॉरिटी कम्युनिटी को देके रखा है डिस्पाइट अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, और ये निरंतर इस समय चलता आ रहा है। तो देखिए ये सारी चीजों के पीछे कारण एक है। मैं आपको एक मंत्र ये दे दूं कि इंडियन स्टेट जो है, इंडियन स्टेट इज होस्टाइल टू द इंडियन नेशन। राज्य राष्ट्र के खिलाफ है। इंडियन स्टेट इज होस्टाइल टू द इंडियन सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशनल इंटरेस्ट्स इंडियन स्टेट की प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि 1947 में ही जब इस स्टेट एज अ पॉलिटिकल एंटिटी को जन्म दिया गया था तो इसका टेक ओवर हो गया था। इंडियन स्टेट हैज बीन टेकन ओवर फ्रॉम विद इन, और इसे राष्ट्र से विमुख कर दिया गया। इसीलिए गोहत्या पे कोई कानून नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कोई कानून नहीं है, इसीलिए सेलेक्टिवली हिंदुओं के मंदिरों पे कब्जा किया जाता है, हिंदुओं के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को टेक ओवर किया जाता है, लूटा जाता है, उसे पिकनिक डेस्टिनेशन के तौर पे खड़ा किया जाता है। ये तमाम सारी ऐसी, और समय समय पे ये चीजें सामने आती रहती है कि कोई भी सिविलाइजेशनल इंटरेस्ट का मामला हो, हिंदू सनातन इंडिक सिविलाइजेशन का मामला हो, इंडियन स्टेट हमेशा होस्टाइल रहेगी। छोटी छोटी एग्जांपल्स आप देख लीजिए, चाहे वो सड़कों पे नमाज पढ़ने की बात हो, उसे कंपेयर करें हिंदू फेस्टिवल्स के साथ, हिंदू फेस्टिवल्स पे बैन लगाने की बात हो, उस पे स्टेट इंस्ट्रूमेंटेलिटीज की ओरिएंटेशन आप देख लें, तमाम जगहों पे आपको मिलेगा कि इंडियन स्टेट इज होस्टाइल टुवर्ड्स द इंडियन नेशन, इट इज होस्टाइल टुवर्ड्स द इंडियन सिविलाइजेशन बिकॉज इट हैज बीन टेकन ओवर फ्रॉम विद इन। तो वी एज एन इंडियंस, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट एपरेटस में करेक्शंस करें टू अ लेवल वेयर ये इन सिंक विद इंडियन नेशन आके तो कार्य करें। देखिए जम्मू कश्मीर ऐसी जगह है जहां से पाकिस्तान के गजवाए हिंद की लड़ाई शुरू होती। पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स कहते हैं कि फॉल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इज इंपॉर्टेंट फॉर गजवाए हिंद टू हैपन। गजवाए हिंद होने के लिए, करने के लिए, रेड ऑफ इंडिया करने के लिए फॉल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इज इंपॉर्टेंट। विद इन दैट फॉल ऑफ जम्मू इज क्रिटिकल। और पाकिस्तानी जनरल्स अपने किताबों में, जो ऐसे ब्रिगेडियर एस एम मलिक की आप किताब पढ़े, कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर,
या फिर आप पाकिस्तानी आर्मी के जर्नल्स पढ़ें, उनका टारगेट यह है कि अगर आपको हिंदुस्तान पे फतेह हासिल करनी है, हिंदुस्तान का इस्लामीकरण करना है, तो आपको हिमालय का इस्लामीकरण करना है, क्योंकि जब तक हिमालय का इस्लामीकरण नहीं होगा, सनातन का इस्लामीकरण नहीं हो पाएगा। 800 साल मुसलमानों का राज रहा, उनके लिए ये पहेली है, ये धरती, ये भूभाग पूरे तरीके से इस्लामाइज क्यों नहीं हो पाया। उसके लिए यूनिवर्सिटी में रिसर्च की जाती है, स्टडीज की जाती है, और अंततः उन्होंने पाया कि अगर भारत का इस्लामीकरण करना है तो सनातन का इस्लामीकरण करना पड़ेगा, सनातन का इस्लामीकरण करना है तो हिमालय का इस्लामीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अमरनाथ जी का इस्लामीकरण नहीं होगा, वैष्णो देवी जी का इस्लामीकरण नहीं होगा, हिमाचल के मंदिरों का, मठों का इस्लामीकरण नहीं होगा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, 4 धाम का इस्लामीकरण जब तक नहीं होगा, केदारनाथ या बद्रीनाथ, उत्तराखंड का इस्लामीकरण जब तक नहीं होगा, तो सनातन का इस्लामीकरण नहीं हो सकता। सो इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज के कॉन्टेक्स्ट में ये डेमोग्राफिक असॉल्ट का प्रोसेस भी चल रहा है, जिसे इंडियन स्टेट फैसिलिटेट कर रही है, क्योंकि इंडिक सनातन सिविलाइजेशन को ध्वस्त करना रेड ऑफ इंडिया के जरिए, गज़वा हिंद के जरिए, वो टारगेट है। तो मुझे बताइए, अगर डेमोग्राफिक असॉल्ट को इंडियन स्टेट अपैरेटस ही फैसिलिटेट करे, इस प्रोसेस के खिलाफ की गई लड़ाई में इंडियन स्टेट अपैरेटस ही हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए, तो क्या ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि इंडियन स्टेट इज वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन? क्या ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि इंडियन स्टेट राष्ट्र से विमुख हो चुकी है? तो एज ऑन डेट इतनी गंभीर समस्याओं को लेके जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ये परिस्थिति है। 370-35 से खत्म करना मात्र एक एबरेशन थी, और मुझे लगता है कि पूरे देश को अब इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि 370 और 35 से खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर की परिस्थिति बदली नहीं है, बल्कि वर्स्ट हुई है, क्योंकि 370 और 35 से खत्म करने से इन्होंने इस्लामिस्ट्स को एनॉय किया, नाराज किया, और अब सरकार का ये रुख बन पड़ा है कि इस्लामिस्ट्स को, जिहादिस्ट को नाराज नहीं करना, उनके दिल जीतने, उनका विश्वास जीतना है। जिस विश्वास जीतने की प्रक्रिया में ये इंडिक सिविलाइजेशन के, राष्ट्रवादियों के कोर इंटरेस्ट को जेपरडाइज करते हैं। जम्मू राष्ट्रवादी है, लेकिन इंडियन स्टेट की पॉलिसी पैराडाइम जो नेहरू के समय से, नेहरूवियन काल से जो स्टेट पैराडाइम है जम्मू कश्मीर को लेके, जम्मू संभाग सेकंड क्लास रहेगा, नेशनलिस्ट संभाग मुस्लिम रहेगा, सबजुगेटेड रहेगा, कश्मीर के कॉलोनी रहेगा, अभी भी वही चल रहा है। एक बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इस तरीके से बनती हुई नजर आ रही है। अंकुर भाई, ये जो खास तौर से जो दलितों का मामला था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वहां रह रहे थे, तो अगर 15 साल उनके ऊपर भी अप्लाई किया जा रहा है कि अगर वो रहेंगे, वो तो वहां पिछले 1957 से रह रहे हैं, उनको भी नागरिकता नहीं मिली। जो बात आपने डोमिसाइल की कही है कि वो जो रूल बनाया है, तो 15 साल का डोमिसाइल का रूल, तो वो जो आपके माइग्रेंट पाकिस्तान से आए थे लाखों में थे, वो जो उनको उनके ऊपर भी अप्लाई कर दिया गया है। जिस दिन से ये लागू होगा, 2019 से 15 साल काउंट होंगे या पिछले 50 साल से काउंट होंगे? कब से काउंट हो रहे हैं? नहीं, ये पिछले 50 साल से ही होंगे। आप वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज की बात कर रहे हैं। ये वो रेफ्यूजीज थे जो 1947 में वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, पंजाब के हिस्से से आए थे। जम्मू कश्मीर जो उस समय प्रिंसली स्टेट थी, उसका जो पोर्शन पाकिस्तान में था, वहां से नहीं आए थे, बल्कि पंजाब के एरिया से आए थे, जो यहाँ से सटता था, तो इन्हें यहाँ पे स्थापित किया गया था। इन्हें भी अभी डोमिसाइल बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। इन्हें भी जो सरकारी नौकरियां निकलती हैं, सरकारी नौकरियों में अनरिटन तरीके से स्टेट सब्जेक्ट की डिमांड की जाती है, इन्हें उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। ये डोमिसाइल के लिए क्वालिफाई करते हैं, इनके तो 15 साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन इनके डोमिसाइल को बहुत सारी सरकारी नौकरियों में माना नहीं जा रहा। स्टेट सब्जेक्ट खत्म होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर का सरकारी तंत्र स्टेट सब्जेक्ट की डिमांड करता है। स्टेट सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट जमीन खरीदने के लिए नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पे मैं कह रहा हूं, और दिन में कम से कम 2 व्यक्ति मुझे फोन करके ये कानूनी सलाह मांगते हैं कि हमारे पास डोमिसाइल है, हम यहाँ पे पिछले 25, 30, 35, 40 साल से रह रहे हैं, हमने जमीन खरीदनी है। जमीन खरीदने के लिए जो पहला डॉक्यूमेंट फर्द इंतखाब होता है, वो इशू नहीं किया जाता, क्योंकि उसके लिए स्टेट सब्जेक्ट मांगा जाता है। और ये विषय पहले भी हमने कई बार उठाया। तो मैंने जैसा आपको बताया कि देखिए, केवल इस्लामिक स्टेट एज अ लीगल एंटिटी ध्वस्त हुई है, डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट अभी भी एग्जिस्टेंस में है, और करंट स्टेट अपैरेटस उस डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट को नरिश
प्रोटेक्ट और एम्पावर भी कर रहा है। तो इस खासतौर से इस इशू के ऊपर और दलितों के इशू के ऊपर ये जो हिंदू लीडरशिप है, जो खासतौर से जम्मू ज्यादातर बेस्ड है, और इसके नेता बड़े ताव में आस्तीन चढ़ा चढ़ा करके बयान देते हैं, जमीनी हकीकत पे इस पे क्यों नहीं बोलते ये लोग? क्या इनकी मजबूरी है कि ये एक तरीके से रटी रटाई बातें बोलते हैं और पुलवामा में अटैक होगा तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन चाहे वेस्ट पाकिस्तानी हो चाहे दलित हो, जो आप कह रहे हैं कि वो एपरेटस जो है सबके बावजूद भी इनसे वो कागज मांगता है, तो उसके लिए तो कोई हमको लड़ता नजर नहीं आ रहा है। तो क्या है ये? दिखावा है, ड्रामा है, हिंदू को लेकर के हिंदू लीडरशिप ही कंफ्यूज है, हिंदुओं के जो तथाकथित ठेकेदार हैं वही कंफ्यूज हैं। वेयर इज द प्रॉब्लम? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा कि जो बात आप इतनी साफगोई के साथ, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ रख रहे हैं, तथ्यों पर रख रहे हैं, क्या इसके बावजूद भी वो जम्मू में जो लोग हैं जिन्हें मैं अक्सर टेलीविजन पे देखता हूं, ऐसा लगता है आते हैं रटी रटाई बातें करते हैं, उसमें एफडीटी चीफ मिनिस्टर भी नजर आते हैं, कुछ मंत्री भी नजर आते हैं, मुझे कभी कभी उनके भावों से लगता है कि उनको सिर्फ ये आके बकवास करनी है ताकि दुनिया को मैसेज देना है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप क्योंकि कोई राजनीतिक दल के आप एक अध्यक्ष तो हैं, आपकी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन आपका जो प्रोफेशन है, जो आपने काम किया है, वो तथ्यों और तर्कों के आधार पे है, कोई उसमें भावनाएं नहीं है, किसी पार्टी विशेष के खिलाफ आपका कोई गुस्सा नहीं है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि उस इस्लामिक एपरेटस को एक तरीके से वो डिफेक्टो काम कर रहा है और जो भी कुछ आपने नियम बनाए हैं उनको धत्ता बता रहा है, तो फिर इसका फायदा क्या हुआ? फिर ये क्या कह सकते हैं हम कि ये सब कुछ भी हो रहा है और ये भी हो रहा है? तो इस जमीनी सच्चाई, क्योंकि जम्मू कश्मीर कोई बिहार जितना बड़ा राज्य नहीं है, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य नहीं है, मध्य प्रदेश छोटा राज्य है, उसके बावजूद भी क्या ये जो लोग नेता हैं, खासतौर से हिंदू लीडरशिप है, क्या इनको लोग घेरते नहीं है, इनको पकड़ते नहीं है? क्या इनके खिलाफ गुस्सा नहीं है? क्या इनका ऑल्टरनेट नहीं ढूंढा जाता है कि या ये इन्होंने मान लिया है कि हिंदुओं के लिए हमारे अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, लिहाजा हम ब्लैकमेल भी करेंगे, हम सत्ता के साथ मिलके करप्शन भी करेंगे, हम रोशनी एक्ट में भी शामिल रहेंगे, हम वहां जो बोर्ड है श्राइन बोर्ड उसमें, तो ये एक तरीके से खुली, जिसे कह सकता हूं कि राजनीति कम और एक तरीके से बेहयाई ज्यादा मुझे लगती है। आपका क्या मानना है? देखिए, जिन हिंदू लीडर्स की रेफरेंस आप दे रहे हैं, जिन हिंदुओं के ठेकेदारों की रेफरेंस आप दे रहे हैं, ये वही हिंदू हैं जो 2018 में सत्ता में थे जम्मू कश्मीर में, और 14 फरवरी 2018 को चीफ मिनिस्टर J&K, और वो चीफ मिनिस्टर कौन थी? महबूबा मुफ्ती। कौन सी सरकार की चीफ मिनिस्टर थी? बीजेपी PDP कंबाइन। 14 फरवरी 2018 को 5 पन्ने का निर्देश जारी करती है, जिस निर्देश में ये लिखा जाता है कि अगर मुसलमान जम्मू संभाग में जमीनों पर कब्जा करेगा तो कोई डिप्टी कमिश्नर और SSP पुलिस का उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। आगे लिखती है कि अगर कोई मुसलमान गौहत्या या बवाइन स्मगलिंग में पकड़ा जाता है तो उस पे सेक्शन 188 RPC और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट के तहत पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर किसी कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है कि मुसलमानों को कब्जाई गई जमीन से निकालिए, तो कोई पुलिस अधिकारी वैसी एविक्शन कैरी आउट करने के लिए पुलिस असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। देखिए, ऑर्डर इन तथाकथित हिंदुओं के ठेकेदारों के रिजीम में निकलते हैं जहां पे मुसलमानों को लीगल इम्यूनिटी दी जाती है गौहत्या करने के लिए, नंबर 1, और जम्मू संभाग में हिंदुओं की जमीनों पे कब्जा करने के लिए, नंबर 2। तो आप इनसे क्या अपेक्षा रख सकते हैं? 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर तो तथ्य है। इस ऑर्डर को इन्होंने एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट बनाया, जिसे स्वयं मैं मार्च महीने में पब्लिक डोमेन में लेके आया, चीफ मिनिस्टर से डायरेक्ट लड़ाई लड़ी, बहुत कोशिशें की चीफ मिनिस्टर ने मुझ पे कार्रवाई करने की, प्रिवेंटिव डिटेंशन में लेने की, FIR लगाने की, लेकिन जिस तरीके से हमने लड़ाई लड़ी, जिस तरीके से पब्लिक ओपिनियन बनाया, चीफ मिनिस्टर तक की काबिलियत या हिम्मत नहीं रही कि वो हम पे कोई भी आघात कर पाए। तो उसके लिए जम्मू के लोगों का, जम्मू संभाग के लोगों का मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि मेयरली रेटरिक या मेयरली होप, इन दो चीजों के आधार पे अब हम देश का फैसला नहीं कर सकते। हम इस बात का फैसला नहीं कर सकते कि हमें वोट किसे देना। तथ्य क्या है? तथ्य यह है कि हिंदुओं की रिजीम में हिंदुओं के खिलाफ जितने भी जेनोसाइडल प्रोसेसेस हैं वो स्ट्रांगली अनलीश किए जा रहे हैं। तथ्य क्या है? जब हिंदू कंट्रोल है, सो कॉल्ड हिंदुत्व या हिंदू कंट्रोल है, तो नीति ऐसी आती है जो हिंदुओं को डिसएम्पावर करे। मैंने 2011 के फ्रॉड और फर्ज्ड सेंसस के आधार पर जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन करवाने का प्रकरण जो है उस पे तो आपसे बात की, पिछले भी इंटरव्यूज में डिटेल में चर्चा की है।
देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर को लेके पिछले 70 साल से इंडियन स्टेट की जो पॉलिसी रही है, जो एक पैराडाइम बन चुकी है, जो नेहरूवियन पॉलिसी थी, अभी की सरकार नेहरू से भी अधिक नेहरूवियन होके उस पॉलिसी को चला रही है। वो पॉलिसी क्या है कि जम्मू कश्मीर को कश्मीरी मुसलमान के हाथ में सत्ता सौंप के ही चलवाना है। ऐसा करने के लिए आपको सेंसस भी फज करना पड़ेगा, ऐसा करने के लिए आपको लैंड जिहाद भी करना पड़ेगा, ताकि हिंदू और नॉन मुस्लिम की संख्या पेपर्स पे कम हो, एक्चुअल में भी कम हो। और राष्ट्रवादी समाज को, जम्मू संभाग को, क्योंकि सत्ता कश्मीर के हाथ में रखनी है, राष्ट्रवादी समाज को आपको होस्टेज रखना है, कश्मीर की कॉलोनी बनाना है। उसके लिए वेरियस डिफरेंट जेनोसाइडल प्रोसेसेस भी अनलीश किए जाएंगे। अब क्यों करना है ऐसा? इस नेहरूवियन सोच के पीछे लॉजिक क्या है? वो ये है कि देखिए भाई साहब, जम्मू कश्मीर मात्र केवल एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है भारत संघ में। जम्मू कश्मीर में अगर डेमोक्रेसी का चेहरा मुसलमान होगा, कश्मीरी मुसलमान होगा, तो ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म की इंटरनेशनल स्फीयर में बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। इस कॉन्वोल्यूटेड लॉजिक के आधार पे राष्ट्रवादी समाज का समझौता कर दिया गया, सौदा कर दिया गया, उसे कॉलोनाइज कर दिया गया, उसे एनस्लेव्ड कर दिया गया। और 370 और 35 से खत्म होने के बाद भी चूंकि ये पॉलिसी पैराडाइम नहीं बदली, इसलिए 370 और 35 को बैकडोर से री एंटर करने का प्रोसेस शुरू हो गया। और उस प्रोसेस को ऑयलिंग करने का काम इस डिफेक्टो इस्लामिक स्टेट ने किया, जो स्टेट एपरेटस में इंडिविजुअल्स प्लांट करके और पॉलिसीज प्लांट करके अपने काम को अंजाम दे रही है। तो इस जीनोसाइडल प्रोसेस को समझने के लिए, इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज या इस्लामाइजेशन ऑफ सनातन के प्रोसेस को समझने के लिए एक दृष्टि चाहिए, जो दृष्टि तभी आ सकती है अगर आप जम्मू संभाग में बैठे हुए फ्रंट पे खड़े होकर इन असॉल्ट्स को फेस कर रहे हैं। लेकिन जम्मू संभाग में जो लोग इन असॉल्ट्स को फेल कर रहे हैं, दिल्ली का तो उनसे कोई सरोकार ही नहीं, क्योंकि वो तो राष्ट्रवादी, और राष्ट्रवादी को तो साथ में जम्मू कश्मीर में रखना नहीं, राष्ट्रवादी को ताकतवर या एम्पावर तो करना नहीं है, क्योंकि एजेंडा कुछ और है, आपकी पॉलिसी आपसे कुछ और डिमांड करती है। अपीजमेंट की पराकाष्ठा है, सबवर्जन की पराकाष्ठा है। आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में घुस के, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स को अब्यूज करके आपकी डेमोक्रेसी को कैसे खत्म किया जाता है, उसका जीता जागता नमूना जम्मू कश्मीर की स्टेट है। लेकिन आयरनी ये है, इस सारे तंत्र को जो प्रोटेक्शन है वो दिल्ली से हासिल है। दिल्ली, जब मैं कहता हूं तो इंडियन स्टेट की बात करता हूं, स्टेट में सरकार कोई भी आ जाए। 2014 के बाद उम्मीद थी कि ये पैराडाइम बदलेगी, लेकिन वो पैराडाइम बदली नहीं, उसे एडॉप्ट किया गया, उसे और पैना किया गया, और उसे ही परपेचुएट भी किया जा रहा है। यह परिस्थिति जम्मू कश्मीर में है, जहां रोशनी जजमेंट के बाद लैंड जिहाद के एजेंट्स को निस्तेनाबूद खत्म करने का कार्यक्रम सरकार को करना चाहिए था, जमीनों की रिकवरी करनी चाहिए थी, धर्म के अनुपात में जो बदलाव आया उसे रिवर्स करने की डायरेक्शन में कदम उठाने चाहिए थे। जानते हैं कुछ दिन पहले सरकार ने क्या किया? क्योंकि एजेंट्स ऑफ लैंड जिहाद के खिलाफ ये कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो उन्हें नाराज नहीं करना चाहते, दूसरा उनकी अपीजमेंट में पड़े हैं, तीसरा जब भी वो कार्रवाई करते हैं तो वो ऊपर से हमला करते हैं, पत्थर से, लाठियों से, हर तरीके से। तो क्षमता भी नहीं है कि उनसे जमीनें खाली करवा सके। इन्होंने जम्मू, सांबा, कठुआ हिंदू बहुल क्षेत्रों में जो किसान हैं, जो वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हैं, जो 1947 में हिंदू जेनोसाइड फेस करके यहां पे आके बैठे थे, उनसे जमीनें खाली करवाने का काम कर रहे हैं। कानून ऐसे लोगों को प्रोस्पेक्टिव ओनर्स रिकॉग्नाइज करता है। एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के तहत सेक्शन 3N ऑफ द एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट, वो लोग जो सरकारी जमीन पे बैठे हैं, जो सरकारी जमीन इसलिए सरकारी बनी क्योंकि बिग लैंड एस्टेट्स अबॉलिशन एक्ट अप्लाई किया गया, यानी सीलिंग लिमिट से अधिक जिसके पास जमीन थी वो अधिक जमीन सरकार बन गई, और उस पे बैठने वाला व्यक्ति जो वहां पे काश्तकार था, टेलर था, उसको कानून प्रोस्पेक्टिव ओनर मानता है। क्योंकि ये एजेंट्स ऑफ लैंड जिहाद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं और कोर्ट से हमारा प्रेशर है, तो ये इन हिंदुओं से, इन किसानों से जमीनें खाली करवाने का काम कर रहे हैं,
जिनको अदरवाइज ओनरशिप राइट्स अंडर डिफरेंट एक्ट्स ऑलरेडी हासिल है। जम्मू के डोगराओं पे हमला, जम्मू के हिंदुओं पे हमला, जम्मू के किसानों पे हमला, ये करने का काम सरकार अभी कर रही है। अगर आप गूगल करें, यू विल कम टू नो कि जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है इस संदर्भ में। और ये केवल मेरा ओपिनियन नहीं है। जब ऐसे किसानों के खिलाफ कुछ समय पहले कार्रवाई की गई तो बहुत सारे किसानों को हम कोर्ट में लेके गए और कोर्ट ने हमारे आर्ग्यूमेंट सुन के, हाई कोर्ट ने आर्ग्यूमेंट सुन के हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की, हमारी जमीनों के पोजेशन को संरक्षित किया और अल्टीमेटली उन जमीनों की ओनरशिप भी इन लोगों को मिलेगी क्योंकि कानून रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन जो एनक्रोचर है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो एरियाज जो लैंड जिहाद के अड्डे हैं, आपने कुछ समय पहले पढ़ा होगा, उन अड्डों के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ही गायब कर दिए गए। किसने किए? इसी सरकारी तंत्र ने। किसने किए? इसी डिफेक्टो इस्लामिक स्टेट ने। किसने किए? इसी डिफेक्टो स्टेट अपैरेटस ने। लेकिन हमारी समस्या है कि हम समस्या को समस्या के नाम से पुकारने से कतराते हैं। जम्मू कश्मीर में समस्या जिहाद है, जम्मू कश्मीर में समस्या इस्लामिक स्टेट है, जम्मू कश्मीर में समस्या नॉन सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द स्टेट अपैरेटस है। लेकिन हम नहीं पुकारते इस समस्या को उसके नाम से और इसीलिए हमें सॉल्यूशंस भी नहीं मिलते। Therefore we don't get solutions as well। तो देखिए एक बहुत गंभीर परिस्थिति है। वैसे ही आप देखिए 370 और 35 से खत्म होने के बाद जम्मू संभाग की और कश्मीरी हिंदुओं की ये लगातार डिमांड रही है कि 1990s में जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ कश्मीर वैली में हुआ और उसके बाद अर्ली 2000 तक जो हिंदुओं के साथ जम्मू संभाग के मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ, आप उसे नरसंहार घोषित करिए। कश्मीरी हिंदुओं को जो वैली से निकाला गया 1990s में, क्या वो नरसंहार था कि वो माइग्रेशन थी? भारत सरकार आज तक उस नरसंहार को, हिंदू जेनोसाइड को माइग्रेशन के नाम से पुकारती है। इससे बड़ा हमला इंडियन स्टेट अपैरेटस का हिंदू समाज पे क्या हो सकता है कि हिंदू समाज के जेनोसाइड को लेके डिनायल मोड में है। कौन? इंडियन स्टेट, पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान तो हिंदुओं का नरसंहार कर रहा है, इस्लामिस्ट और जिहादिस्ट हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हैं, लेकिन इस नरसंहार की सच्चाई को लेके डिनायल मोड में कौन है? इंडियन स्टेट अपैरेटस। क्यों? क्योंकि इंडियन स्टेट अपैरेटस राष्ट्र के खिलाफ काम करता है, राष्ट्र के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने का काम नहीं करता। और मैं आपको बताऊं कि जब आप जेनोसाइड को नकारते हैं, जब आप ये कहते हैं कि जेनोसाइड नहीं था, तो जेनोसाइड एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दिस इज एकिन टू डबल जेनोसाइड। आप उस कम्युनिटी के खिलाफ डबल जेनोसाइड करने का काम करते हैं। जेनोसाइड की प्रोसेस को उसकी पराकाष्ठा पे ले जाने का कार्य करते हैं, काम करते हैं। ये कार्य कौन कर रहा है? इंडियन स्टेट अपैरेटस। क्यों किया गया हिंदुओं का जेनोसाइड कश्मीर से और जम्मू से? ताकि कश्मीर का इस्लामीकरण हो। कश्मीर का इस्लामीकरण क्यों आवश्यक है? क्योंकि हिमालय का इस्लामीकरण करना जरूरी है। हिमालय का इस्लामीकरण करना क्यों जरूरी है? क्योंकि सनातन का इस्लामीकरण तब तक नहीं हो सकता जब तक हिमालय का इस्लामीकरण ना हो। इस्लामीकरण किया। अब इस प्रोसेस को रिकॉग्नाइज करने से भी भारत का जो स्टेट अपैरेटस है वो आनाकानी करता है। यहां जम्मू में एकजुट जम्मू की यही डिमांड है कि अगर आपको हिंदुस्तान को बचाना है, बैटल ऑफ खुरासान में गजवाए हिंद की लड़ाई को डिफीट करना है, इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयस और इस्लामाइजेशन ऑफ सनातन के अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म क्रिएट करना है, तो आपको जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करना पड़ेगा, जिसमें जम्मू प्रोविंस जो 10 जिलों के द्वारा कंप्राइज किया गया है, कंप्राइज्ड ऑफ 10 डिस्ट्रिक्ट्स, उसे आपको एक इंडिपेंडेंट सेपरेट स्टेट बनाना पड़ेगा और कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा, 2 यूनियन टेरिटरीज में तोड़ना पड़ेगा। एक यूनियन टेरिटरी विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड को रिहेबिलिटेट करने के लिए। भारत सरकार को सेक्युलर आर्ग्यूमेंट्स पसंद है ना, तो विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड को रिहेबिलिटेट करना एक सेक्युलर आर्ग्यूमेंट है। मैं ये कहूं कि हिंदुओं के लिए एक यूनियन टेरिटरी बनाओ तो ये हल्ला काटेंगे। विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड के लिए तो एक यूनियन टेरिटरी बनाओ, बिकॉज दे नीड अ सिक्योर सेफ लैंड मास और डोमेन कंट्रोल्ड डायरेक्टली बाय द सेंटर, जहां पे वो अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी तो सुनिश्चित कर सके।
तो उसके लिए तो यूनियन टेरिटरी बनानी पड़ेगी ना, कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ के। एक तो विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड को आप रिहेबिलिटेट करके उनके साथ न्याय करोगे, और दूसरा इस्लामीकरण के प्रोसेस को रिवर्स करने का काम करोगे। जम्मू संभाग को जब अलग सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे बनाया जाएगा, तो पाकिस्तान का इस्लामीकरण का प्रोसेस तो वहीं अरेस्ट और कंटेन हो जाएगा, क्योंकि जम्मू संभाग के राष्ट्रवादी समाज के हाथ में सत्ता का, स्टेट अपरेटस का कंट्रोल आएगा, और नेशनलिस्ट पीपल पाकिस्तानी आईएसआई की एजेंडा पे काम करने का कार्य तो नहीं करेंगे। जैसे अभी फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये पाकिस्तानी फ्लैग्स डिस्गाइज्ड एज मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, उनके एजेंट बन के हमारी विधानसभा में घुस के डेमोक्रेटिक या लेजिस्लेटिव जिहाद करने का कार्य करते हैं। ये एंटिटीज तो खत्म होंगी, लेकिन हमारी दिल्ली की प्राथमिकता है कि इन सो कॉल्ड एजेंट्स ऑफ जिहाद, इन्हें एम्पावर किया जाए। जहां पे इनकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वहां पे अधिक सीटें दी जाए। उसके लिए चाहे निर्णय फ्रॉड और फज्ड सेंसस के आधार पर भी डेमोक्रेसी रिस्टोर करने का क्यों न लेना पड़े। तो जम्मू कश्मीर में एक शैम डेमोक्रेसी है। जम्मू कश्मीर में जो पुनः चुनाव कराने की बात की जा रही है, उसकी आधारशिला झूठ पे रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी की आधारशिला झूठ है। 2011 का फ्रॉड और फज्ड सेंसस, जब आप डेमोक्रेटिक सेटअप में नंबर्स ही चेंज कर दें, तो फिर पीछे बता क्या? इससे बड़ा जेनोसाइडल एक्ट क्या हो सकता है राष्ट्रवादी समाज के खिलाफ, कि आपने उनके नंबर ही घटा दिए, आपने वो पैरामीटर ही उनकी डिसएडवांटेज के रूप में खड़ा कर दिया, जिस पैरामीटर के आधार पर यह तय होगा कि सत्ता किसे हासिल होगी। इंडियन स्टेट ने तय किया कि हम ऐसा पैरामीटर रखेंगे, ऐसा आधार, ऐसा झूठ आधार बनाएंगे, जिस आधार पर सत्ता अलगाववादी को मिले, पाकिस्तानी एजेंट को मिले। तो मुझे लगता है कि व्यापक तौर पे इन चीजों को लेकर चर्चा करने की जरूरत है, स्पेसिफिक्स को लेकर चर्चा करने की जरूरत है, और ब्रॉडर सेंस में ये समझना कि क्यों इंडियन स्टेट इज होस्टाइल टुवर्ड्स द इंडियन नेशन, और ये फिनोमेना अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री है, उस पर चर्चा करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि उसके बाद ही कुछ सॉल्यूशंस निकलते हैं। एक छोटा सा और एक सवाल पूछूंगा कि अभी मुझे याद है कि जब ये कठुआ में एक रेप का केस हुआ था, और आप उस वक्त जब नेशनल चैनल पे आए तो, और आपने उसमें बड़े तथ्य रखे, तो उस वक्त कुछ नेशनल चैनल को जो है वो सेकुलरिज्म का पागलपन और दीवानापन सवार था, और आपकी सच बातों को उन्होंने बड़ा एक तरीके से निगेटिव लिया, और आपको ये माना कि साहब आप बड़े जो है कोई हॉकिश किस्म के राइट विंगर हैं। और मैंने सुना है कि उसमें एसआईटी की भी मांग हुई थी, और उसके बाद फिर वो सीबीआई का, उस पर कुछ लेटेस्ट हुआ है, क्योंकि ये खबरें दिल्ली तक नहीं आती हैं, तो लोगों को उस कठुआ रेप को याद है कि किस तरीके से उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल हुआ, और फिर उसका वहां जम्मू कश्मीर में भी इस्तेमाल हुआ। उसके ऊपर लेटेस्ट क्या है? और दूसरा स्पेसिफिक सवाल ये है कि ये तमाम जो आपने बातें बताई हैं, ये एक तरीके का गुस्सा पैदा करती हैं, एक तरीके की नाराजगी पैदा करती हैं, होपलेसनेस पैदा करती हैं, और जो भी कुछ हम सुनते हैं, देखते हैं दिल्ली में, कभी कभी उनके प्रति भी एक सवाल खड़ा होता है कि भाई हम जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, और एक क्रिटिकल स्टेट है, एक इम्पोर्टेंट एक स्टेटिक स्टेट है, वहां ये तमाम सारी चीजें हो रही हैं। ऐसे में एकजुट जम्मू जो आपने राजनीतिक दल बनाया, और पहले आपने उसको मूवमेंट में खड़ा किया, और अब आपने उसको कन्वर्ट किया, क्योंकि आप ये मानते हैं कि जम्मू के अंदर खासतौर से एक ऑल्टरनेट हिंदू पार्टी अगर नहीं खड़ी होगी, तो वही लोग जो पहले थे वही महबूबा के साथ हैं, अंदर भी हैं, एक भाई दिल्ली में है, दूसरा भाई फारूक अब्दुल्ला के साथ है, अब सुना है दोनों साथ आ गए। तो ये जो एक तरीके से दुकानें चल रही हैं, इसको वहां के युवाओं को जो आप एक तरीके से इकट्ठा कर रहे हैं, और आपका कोई ऐसा एम्बिशन नहीं है कि आप राष्ट्र के खिलाफ खड़े होकर के आप कुछ हासिल करना चाहते हो, उस पे मैं आपका चाहता हूं कि थोड़ा सा मुझे उसका वो बताएं, कि जिससे कि देश के जो और युवा लोग हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, जो आपको बहुत एडमायर भी करते हैं कि इतनी ऐसी जगह पे जहां आदमी की जान जो है वो हथेली पे है, आप लड़ रहे हैं। तो एकजुट जम्मू का भी मुझे बताइए, और उससे पहले मुझे ये जो कठुआ रेप जिसे आप रसाना केस कहते हैं, इसमें क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है? देखिए, रसाना केस, इनफेमस कठुआ रेप एंड मर्डर केस, उसके बारे में पूरा देश जानता है, लेकिन देश के बहुत नागरिक जिस बात को नहीं जानते वो ये है कि रसाना केस को बहुत ही सबवर्सिव तरीके से अंजाम दिया गया था, विद एन इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग ओवर फॉरेस्ट्स ऑफ कठुआ डिस्ट्रिक्ट।
डेमोग्राफिक असॉल्ट, लैंड जिहाद के प्रोसेस की एक्सटेंशन टुवर्ड्स एक्सक्लूसिवली हिंदू मेजॉरिटी कठुआ डिस्ट्रिक्ट, उसकी एक विदेशी ताकतों के द्वारा संरचना करके अंजाम दिया हुआ ये एक कृत्य था, जिसको देश के सामने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से नेशनल मेनस्ट्रीम मीडिया ने फैलाया और बताया। ये वो केस था जिस केस को इस्तेमाल करके महबूबा मुफ्ती और पूरी जिहादिस्ट एस्टैब्लिशमेंट ने एक ग्लोबल हिंदू डेफेमेशन कैंपेन चलाया, ग्लोबल जम्मू डोगरा नेशनलिस्ट डेफेमेशन कैंपेन चलाया। हमारे कुल देवता हैं, ग्लोबल कुल देवता डेफेमेशन कैंपेन चलाया। खबरें छापी गई विद हेडलाइंस टेंपल रेप एंड रिचुअल्स। उस समय बीजेपी ने पीडीपी और महबूबा मुफ्ती का साथ दिया। जम्मू संभाग की सीबीआई के द्वारा जांच की जाए इस मामले की, उस डिमांड को नहीं माना। उस डिमांड का पुरजोर तरीके से भाजपा ने विरोध किया, क्योंकि महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार चला रहे थे, लचर थे, घुटने टेके हुए थे और रिपीटेडली जम्मू के और देश के कोर इंटरेस्ट्स को रिपीटेडली कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। उस संदर्भ में ये चीजें हुई थी। अब देखिए, हम तो जानते हैं कि किस संदर्भ में इस षड्यंत्र को अंजाम दिया गया, कौन कौन से एरियाज थे जहां पे इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, जो इन्वेस्टिगेटर्स थे वो किस एजेंडा से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, किस तरीके से बिल्कुल कहानी ही बदल दी गई, किस तरीके से वो लोग जो असली अभियुक्त थे उन्हें छोड़ दिया गया। तो इस संदर्भ में 3 बच्चे, जिन बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा था इस झूठी कहानी को सच्चा साबित करने के लिए, उन 3 बच्चों की कुछ स्टेटमेंट्स थी मैजिस्ट्रेट के सामने, जिसको आधार बना के हमने रसाना केस में जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम थी, एसआईटी थी 6-7 मेंबर्स की, उस पे एफआईआर लगवाने के लिए गुहार की थी। जिस तरीके से इन बच्चों को टॉर्चर किया गया था, 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया था कि आप झूठ बोलिए, आप फॉल्स एविडेंस मैन्युफैक्चर कीजिए, आप फॉल्सली डिपोज करिए ताकि हमारी ये झूठी कहानी सच्ची हो सके, उसको हमने पहले एक्सपोज किया था और कागजों के आधार पे मैजिस्ट्रेट से ये ऑर्डर ले लिया था कि एसआईटी पे एफआईआर लगे। ये हमारी कुछ महीने क्या रही होगी, ये बच्चों की क्या उम्र रही होगी जिनको इतना टॉर्चर? 22-23 साल। और जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि चलते हीटर पे यू हैव टू यूरिनेट, ये सब करवाया गया, मारा गया, पीटा गया झूठ बोलने के लिए। ये सब चीजें बच्चों ने आके कोर्ट को बताई, कोर्ट ने उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, उस स्टेटमेंट के आधार पे हम कोर्ट में चले गए। सेक्शन 156(3) सीआरपीसी के तहत एसआईटी पे एफआईआर लगे, उसका आदेश करवा लिया। बहुत बड़ी विक्ट्री थी वो, एसआईटी पे एफआईआर। लेकिन देश ने सुना नहीं, देखा नहीं उस समय कि ये क्या डेवलपमेंट्स हो रही है। एसआईटी, अब एसआईटी जो थी वो जम्मू कश्मीर पुलिस की थी, तो हमें लगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस तो कोई कार्रवाई करेगी नहीं, और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस आदेश के बाद कोई कार्रवाई की भी नहीं, एफआईआर तक नहीं लगाई। पूरा मौका दिया इस एसआईटी के मेंबर्स को कि इस ऑर्डर को वो हाई कोर्ट में जाके चुनौती दे। हाई कोर्ट में ये मामला गया, साथ ही साथ हम भी हाई कोर्ट में गए, हमने ये कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस इस केस में इंपार्शियल होकर प्रोब नहीं कर सकती, इसलिए आप इस मैटर को सीबीआई को सौंप दीजिए। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 2018 के बाद आज जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद हमारी इस पिटीशन में नोटिस जारी कर दिए और सीबीआई से और स्टेट से यह जवाब मांगा है कि क्यों इस मामले की जांच एसआईटी रसाना के खिलाफ जो एफआईआर लगने का आदेश है, उस एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई से ना करवाई जाए, इसका जवाब दीजिए। अगले मार्च में ये डेट पड़ी है। उस समय मुझे ये विश्वास है कि जो लीगल आधार हमारी कंप्लेंट्स का और इस डिमांड का है उसको मानते हुए कोर्ट एक पॉजिटिव डायरेक्शन इसमें देगा और एसआईटी के खिलाफ सीबीआई जांच विल बी एकिन टू सीबीआई इंक्वायरी इन रसाना केस। बहुत सारी परतें खुल सकती हैं जब एसआईटी के मेंबर्स से, पुलिस वालों से पूछा जाएगा कि क्यों झूठ मैन्युफैक्चर कर रहे थे, क्यों उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे, क्यों 3rd डिग्री टॉर्चर दे रहे थे झूठ बोलने के लिए। मुझे लगता है कि चीजें सामने आएंगी। आज ये राष्ट्रवादी समाज पूरे देश के लिए, जम्मू संभाग के लिए बहुत शुभकामनाओं भरा दिन है कि ये दिन आया जहां पे सीबीआई जांच के संदर्भ में कुछ कदम उठा। रसाना केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से हो, उसके लिए मैं स्वयं सुप्रीम कोर्ट में गया था कुछ पिटिशनर्स के आधार पे इन द कैपेसिटी ऑफ एडवोकेट। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था इंटरफेयर करने, क्योंकि सरकार
हमारे खिलाफ थी। सरकार चाहती नहीं थी कि सीबीआई से जांच हो, केंद्र सरकार नहीं चाहती। ये हिंदू बिट्रेयल्स हैं कुछ, जिसपे चर्चा की जा सकती है, लेकिन आपने इस कंटेक्स्ट में पूछा तो मैंने जवाब दिया कि आज ये डेवलपमेंट हुई है। सीबीआई को रसाना केस की, एसआईटी के खिलाफ जो जांच करनी है उसकी जांच सौंपी जाए या ना सौंपी जाए, उसमें हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किए। जहां तक आपने एकजुट जम्मू की बात की, हाँ, मैं अब एकजुट जम्मू का उसका रोल और क्या आप कर सकते हैं और कैसे देश के युवा आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप लड़ाई कोई वहां पॉलिटिकल पार्टी एमएलए बनने की नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि आपके मूल के अंदर राष्ट्र है और वो गज़वाए हिंद का कंसेप्ट है, और वो जो इस्लामाइजेशन वहां हुआ है और उसको तमाम ताकतें मजबूत कर रही हैं। ये एकजुट जम्मू एक मैं समझता हूँ पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि आपने जमीन पे बहुत काम किया है। क्या एक राजनीतिक दल बनने से इसमें कोई आपकी से बढ़ेगी? आपकी ये जो आवाज इसमें यूट्यूब पर है, टेलीविजन पे है, अखबारों में मैं रोज किसी न किसी मामले पे आपको सुनता हूं, ये अगर विधानसभा पहुंचेगी 10, 5, 2, 4 अगर आप वहां पहुंचेंगे तो मैं समझता हूं कि आप जो सत्ताओं का एक बना बनाया मिजाज है उससे अलग हट के बात करेंगे। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं और किस तरीके की आपकी रचना है, इसको मुझे शॉर्टेस्ट टाइम में बात बताने की कोशिश करें साहब। देखिए, जम्मू संभाग नवीन महाभारत का नवीन कुरुक्षेत्र है। इस्लामाइजेशन ऑफ सनातन, इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयास, ये पूरे हिंदुस्तान पे, पूरे भारतवर्ष पे इस जेनोसाइडल प्रोसेस की इंप्लीकेशंस हैं। इस प्रोसेस के फ्रंट में जम्मू संभाग है, और जम्मू संभाग को लेके केंद्र की नीति क्या है? केंद्र की नीति है कि जम्मू संभाग को डिसएम्पावर करके रखना। केंद्र की नीति है कि जम्मू संभाग को सबजुगेट करके रखना। केंद्र की नीति ये है कि जम्मू संभाग को कॉलोनाइज करके रखना, कश्मीर की कॉलोनी बना के रखना। केंद्र की नीति ये है कि जम्मू संभाग के राष्ट्रवादी समाज पे तरह तरह के जितने भी इंसेंटिव्स लगाए जा सकते हैं वो लगाने हैं। डिनायल ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, एक मैं आपको एग्जांपल बता दूं, वो डिबेट कहीं और चली जाएगी। इस इस्लामीकरण के प्रोसेस के अगेंस्ट जिहाद को जिहाद कह के लड़ने का कार्य केवल एकजुट जम्मू का। जम्मू की लिबरेशन हिंदुस्तान की लिबरेशन का मार्ग प्रशस्त करेगी। जम्मू संभाग की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हिंदुस्तान और भारतवर्ष की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का मार्ग प्रशस्त करेगी, क्योंकि हम इस इस्लामीकरण के प्रोसेस और जेनोसाइडल जिहादी प्रोसेस के फ्रंट में खड़े हैं, फ्रंट लाइन हम इसके विक्टिम्स हैं। तो देखिए, जम्मू संभाग को अनटिल एंड अनलेस एक राजनीतिक, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल एकजुट जम्मू जैसा विकल्प मिले, तब तक जम्मू संभाग की गति नहीं हो सकती। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंडियन स्टेट अपरेटस की पॉलिसी पैराडाइम में जम्मू संभाग की कोई जगह नहीं है। सरकार कोई भी हो, वो आपने देख भी लिया, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, सेंटर ऑफ द स्टेज में कश्मीरी रहेगा, पावर सेंटर कश्मीरी रहेगा, और उन्हीं को इंसेंटिवाइज किया जाएगा। तो एकजुट जम्मू की सिग्निफिकेंस ये है कि ये इतने स्ट्रेटेजिक और क्रिटिकल एरिया में, जो एरिया जिसका अगर फॉल होता है तो पूरे हिंदुस्तान पे इंप्लीकेशन होगी, पूरी सनातन इंडिक सिविलाइजेशन पे इंप्लीकेशन होगी, एक राजनीतिक आइडियोलॉजिकल विकल्प के तौर पे उभर रहा है। तो पॉलिटिकली एकजुट जम्मू मजबूत हो, इसके अलावा पूरे देश के सामने भी कोई विकल्प नहीं है। ऐसी छोटी छोटी एकजुट जम्मू जैसी पॉलिटिकल पार्टीज को स्ट्रेंथन करना, ताकत देना, ये पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेवारी है। जो लोग चाहते हैं कि इस्लामाइजेशन के प्रोसेस से लड़ा जाए, उसे डिफीट किया जाए, उन्हें एकजुट जम्मू सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एकजुट जम्मू एक केवल संगठन है, केवल एक राजनीतिक पार्टी है जो इस्लामीकरण के प्रोसेस से जम्मू संभाग में रह के लड़ रही है। और अंततः एकजुट भारत बनना एकजुट जम्मू का तो लॉजिकल कंक्लूजन है ही। तो एकजुट भारत इसे समझ के, एकजुट जम्मू नहीं बल्कि एकजुट भारत समझ के, एकजुट जम्मू जैसे छोटे पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट को आप जम्मू संभाग में सफल करिए। आने वाले विधानसभा चुनावों में 40 से 50 सीटों पे हमें चुनाव लड़ना है। ये चुनाव लड़के विधानसभा में जाके विधानसभा में हो रही सबवर्जन को डिफीट करना है, इस्लामाइजेशन के प्रोसेस को रिवर्स करना है। उसके लिए हमें पूरे हिंदुस्तान, पूरे देश और देश के वो लोग जो यूएस, यूके, अमेरिका, डायस्पोरा द वर्ल्ड, उनकी सहायता चाहिए।
आपने दिल्ली में पॉलिटिकल पार्टी बनी, करप्शन के नाम पे बनी, बहुत सहायता की उस पॉलिटिकल पार्टी की। आपको इन जेनोसाइडल प्रोसेसेस से फाइट करने के लिए जिस पॉलिटिकल विकल्प को तैयार करना है वो एकजुट जम्मू। केंद्र में हम समझते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन ये ऑप्शंस छोटे छोटे स्टेट्स में आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों में ये जिम्मेवारी। नाउ वी हैव टू मूव अ स्टेप अहेड, जहां पे हम रेटरिक को छोड़ के इन कोर क्रिटिकल इश्यूज को समझ के इनका रिस्पॉन्स मैकेनिज्म करने वाले लोगों की मदद करें। एकजुट जम्मू ऐसा एक पॉलिटिकल ऑप्शन है जिसकी सफलता और सफलता का मॉडल पूरे भारतवर्ष में रेप्लिकेट किया जा सकता है। हर स्टेट में एकजुट यूपी, एकजुट बिहार बने, अल्टीमेटली एकजुट भारत बनेगा। इंडियन भारत की सनातन इंडियन सिविलाइजेशन को कहीं दूर लेके जाएगा और उस पर आ रहे खतरे और जेनोसाइडल प्रोसेसेस का जवाब देगा। इस समय इंडियन स्टेट अपरेटस हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन, हिंदुस्तान के राष्ट्र के ऊपर जो जेनोसाइडल प्रोसेसेस अनलीश किए गए हैं, उन्हें रोकने का नहीं बल्कि उन्हें फैसिलिटेट करने का काम कर रही है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली और अपने नीतियों के कारण बाय इम्प्लीकेशन हो। मैं अंकुर शर्मा को पिछले 10-12 साल से जानता हूं। तमाम सारे हजारों लोग जो सुन रहे हैं और इसको बाद में सुने, पहला मुझे एक शख्स नजर आता है आज के युवाओं में जो राजनीति की मैदान में उसके जितने भी दाव पेच हैं उनको समझना भी चाहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अंकुर शर्मा को न सिर्फ इस वार्तालाप के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, जम्मू भी मैं कई बार गया, उन तमाम देश के लोगों से जो विदेशों में बैठे हैं, भारत में बैठे हैं, एकजुट जम्मू पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, वो टेक्निकल चीज है। इलेक्शन कमीशन की देखरेख में उसके जितने भी कानून हैं वो सब होंगे, लेकिन ये पार्टी का अध्यक्ष एक युवा अंकुर शर्मा, और इनके मूल में जितनी देर हमने 1 घंटे करीब करीब बातचीत की है, मैं उन तमाम सारे लोगों से खुल के अपील कर रहा हूं कि आपके मूल में, आपके सेंटर में, आपके केंद्र में राष्ट्र है। आप बार बार राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र को बचाने की बात करते हैं, भारतीय सभ्यता सिविलाइजेशन को बचाने की बात करते हैं, आप हिमालय की बात करते हैं, आप मंदिर की बात करते हैं। ये जनरली भारत की राजनीतिक दलों के उस मूल में नहीं होता है। लिहाजा आप सबसे मेरी अपील है, जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं किसी पार्टी विशेष के न साथ होता हूं न खिलाफ होता हूं, मेरे मूल में राष्ट्र है और मैं राष्ट्र के सिलसिले से बोलता हूं, और पूरे देश भर में जो लोग भी मुझे मानते हैं। इसलिए जब भी अंकुर से बात करता हूं या न बुलाता हूं तो मुझे बहुत कष्ट भी होता है कि इतनी तकलीफों और इतने पर्सनल असॉल्ट के और खतरे के बावजूद भी ये अकेले वहां एक राष्ट्र का दिया जलाए हुए हैं। इनका कोई ऐसा निजी स्वार्थ नहीं है कि इनको कोई अपनी जिंदगी में महरूमियां हो जिसको भरने के लिए राजनीति करनी है। ये बहुत सोच समझ के आज के युवा हैं, और जब हम ये कहते हैं कि भारत में 65% युवा हैं, तो उन युवाओं को आज के पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। ये किसी के खिलाफ नहीं है, इनकी अपने आर्गुमेंट हैं, इनके अपने तथ्य हैं, और वो तथ्य जो है सार्वजनिक है, उसमें कहीं कोई छुपी नहीं है। लिहाजा अंकुर भाई, मैं आपके लिए दुआ भी करूंगा और पूरे देश में जहां जहां जाऊंगा आपका जिक्र भी करूंगा। ये मैं जानता हूं कि ये लड़ाई सिर्फ भावनाओं से नहीं लड़ी जा सकती। आप 40-50 सीटों पे अगर 50 में से 25 पे भी आप लोग खड़े करेंगे तो उनके लिए भी कुछ पैसा चाहिए होगा, और ना ही आपके किसी अंतरराष्ट्रीय गिरोह से कोई संबंध है, ना ही कोई आतंकवादी आपको सपोर्ट कर रहा है, ना वहां की इस्लामिक सबको सपोर्ट कर रही है। मैं समझता हूं कि आप भारत के लोगों पे यकीन रखिए, भारत राष्ट्र के लोगों पे यकीन रखिए। आपके बारे में जो लोगों की राय है उसको मैं सुनता रहता हूं। आपको सब मदद करेंगे, हम भी मदद करेंगे, हर तरीके की मदद करेंगे। और फिर एक बार ये बात मैं कहना चाहता हूं, ये मदद इसलिए है कि अगर दिल्ली को सुरक्षित रखना है तो जम्मू को सुरक्षित रखना पड़ेगा। अगर जम्मू का दरवाजा खुला है तो दिल्ली सुरक्षित नहीं है। ये बात मैं पहले भी कहता रहा हूं। आपने तमाम सारी बातें इतनी बेबाकी से रखी, और आप जो कोशिश कर रहे हैं वो भगवान करे आपकी कोशिश कामयाब हो और देश के लोग आपके साथ खड़े हों, जम्मू के लोग आपकी बात सुने, और दिल्ली में जो लोग जिनसे भूल हो रही है या जिन लोगों को गुमराह किया जा रहा है, वो लोग भी इस तरफ ध्यान दें कि
अंकुर शर्मा किसी राजनीतिक दल, किसी विचारधारा के विरोध में नहीं है। अंकुर शर्मा राष्ट्र के साथ खड़ा है, इसलिए देश को और राष्ट्र को अंकुर के साथ खड़ा होना चाहिए। अंकुर शर्मा, आप खुश रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और आपकी जरूरत सिर्फ जम्मू में नहीं है। आपने एक बड़ी बात कही कि एकजुट जम्मू नहीं बल्कि एकजुट भारत करना है, इसलिए इसकी रोशनी का जो आपने बीड़ा उठाया है वो जम्मू से है। और लोग कहते हैं कि एकजुट जम्मू क्या चीज है, अब शायद लोग समझेंगे कि ये एकजुट जम्मू नहीं है बल्कि एकजुट भारत की शुरुआत जम्मू से हुई है। अंकुर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब मैं आपको बुलाता हूं तो मुझे ये रहता है कि आप कितने सारे खतरों के बीच में आते हैं, कितनी साफ गोई से कहते हैं। आप किसी की लगी हुई बात नहीं करते कि किसी नेता को खुश करना है, किसी पार्टी को खुश करना है। आपके मूल में मुझे राष्ट्र की चिंता नजर आती है, और वही शायद मेरा भी डिस्कोर्स है, इसलिए मैं आपको बहुत पसंद भी करता हूं। मेरी जितनी ताकत है वो आपके साथ है, और मैं फिर अपील करूंगा और बार बार अपील करता रहूंगा कि आपको लोग मजबूत करें, और आपको इसलिए मजबूत ना करें कि अंकुर शर्मा किसी पार्टी के अध्यक्ष हैं, चुनाव जीतेंगे, कुछ लोग आएंगे, मंत्री बनेंगे। अंकुर शर्मा जिन हालातों में रह रहे हैं, ये 10 साल से देख रहा हूं, अभी भी रह रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो आज के युवा की जो एक जैसे कह सकते हैं इंस्पायरेशन भी है, और बड़े सारे युवा इनके साथ जुड़े हुए हैं, लिहाजा उनके मॉरल को और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अंकुर भाई, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।